नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी और मैं हूं आपके साथ कृति सिंह। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों की ओर। युद्ध विराम पर मुज्तबा ने दे दी धमकी। बड़ा दावा, ईरान को भेजा गया युद्ध विराम प्रस्ताव। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुज्तबा खामेनेई ने साफ कह दिया है कि अभी शांति की कोई बात नहीं होगी। उनका कहना है कि जब तक अमेरिका और इसराइल घुटने टेकने पर मजबूर नहीं होता तब तक आगे कुछ नहीं सोचा जाएगा। रॉयटर्स के मुताबिक ईरान के एक अधिकारी ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि दो देशों ने बीच बचाव कराते हुए ईरान को युद्ध विराम और तनाव कम करने के प्रस्ताव भेजे थे, लेकिन ईरान ने उन्हें सीधा ठुकरा दिया है। ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका और इसराइल हार नहीं मान जाते और मुआवजा नहीं देते तब तक शांति का सही समय नहीं है। पोलैंड ने बनाई ईरान युद्ध से दूरी, नहीं भेजेंगे सेना। इस्राएली सैनिकों पर बड़े हमले का दावा। तेल संकट के बीच स्पेन ने दी राहत। पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क ने साफ कर दिया है कि उनका देश ईरान युद्ध में हिस्सा नहीं लेगा। ये बयान तब आया है जब डोनाल्ड ट्रंप ने सहयोगी देशों से हॉर्मुज जलडमरू मध्य की सुरक्षा के लिए साथ आने के लिए कहा था। टस्क ने सरकार की बैठक से पहले कहा कि पोलैंड ईरान में कोई सेना नहीं भेजेगा और इस फैसले पर उसके सहयोगियों को भी कोई आपत्ति नहीं है। उन्होंने बताया कि ये फैसला पोलैंड की थल, जल और वायु सेना तीनों पर लागू होता है। टस्क के मुताबिक फिलहाल पोलैंड अपनी सेना को यूक्रेन सीमा के पास चल रहे तनाव को देखते हुए मजबूत करने पर ध्यान दे रहा है, इसलिए वो किसी नए युद्ध में शामिल नहीं होना चाहता। लेबनान के संगठन हिजबुल्लाह ने दावा किया है कि उसने दक्षिणी लेबनान के खियाम शहर में इस्राएली सैनिकों पर रॉकेट से हमला किया। संगठन ने एक्स पर पोस्ट कर बताया कि सैनिक नगरपालिका की इमारत के पास मौजूद थे, तभी उन्हें निशाना बनाया गया। हिजबुल्लाह ने यह भी कहा कि इससे पहले दिन में उसने मरौन अल रस इलाके में एक टेंट के अंदर मौजूद इस्राएली सैनिकों पर भी हमला किया था। हालांकि इन हमलों में कितना नुकसान हुआ इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। लगातार बढ़ते हमलों के बीच इस इलाके में तनाव और भी ज्यादा बढ़ गया है। स्पेन ने बढ़ती तेल कीमतों और सप्लाई की चिंता के बीच बड़ा कदम उठाया है। देश की ऊर्जा मंत्री सारा आगेसेन ने बताया कि आने वाले 3 महीनों में करीब 11.5 मिलियन बैरल तेल रिजर्व से बाजार में छोड़ा जाएगा। ये फैसला इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की उस योजना के तहत लिया गया है जिसमें कुल 400 मिलियन बैरल तेल जारी करने की बात कही गई है। सरकार के मुताबिक तेल रिलीज चरणों में होगा और पहला चरण 15 दिन के भीतर शुरू किया जाएगा। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर ईरान की धमकियों के कारण तेल सप्लाई पर असर पड़ने का खतरा है, जिससे कीमतें तेजी से बढ़ रही हैं। इस्राएली सेना का दावा, मारे गए लारिजानी। मौत के दावों के बीच लारिजानी की एक्स पोस्ट। नेतन्याहू की नई तस्वीर पर क्या बोला ग्रॉक। इसराइल के रक्षा मंत्री इसराइल काट्स के बाद अब इस्राएली सेना ने दावा किया है कि लारिजानी को मार दिया गया है। आईडीएफ ने एक्स पर लिखा, ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सचिव अली लारिजानी को खत्म कर दिया। लारिजानी को लंबे समय से ईरान की सत्ता में एक बेहद अनुभवी और बड़े नेता के तौर पर देखा जाता था। वे सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के करीबी माने जाते थे। हाल ही में ईरान में हुए विरोध प्रदर्शन के दौरान आरोप है कि लारिजानी ने खुद प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई सख्त कार्रवाइयों की निगरानी की थी। मौत के दावों के बीच ईरान के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी अली लारिजानी के एक्स अकाउंट पर एक हाथ से लिखा नोट शेयर किया गया है। ये नोट ईरान से जुड़े मीडिया में भी शेयर किया गया है। इसमें हाल ही में अमेरिका के हमले में मारे गए ईरानी नौसेना के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई है, जिनका अंतिम संस्कार आज होने की उम्मीद है। लारिजानी ने लिखा, ईरान की इस्लामिक रिपब्लिक की नौसेना के बहादुर सदस्यों के अंतिम संस्कार के मौके पर उनकी याद हमेशा ईरानी लोगों के दिलों में रहेगी। इन शहादतों से आने वाले कई सालों तक देश की सेना और सशस्त्र बलों की नींव और मजबूत होगी। मैं सर्वशक्तिमान भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इन प्रिय शहीदों को सबसे ऊंचा दर्जा प्रदान करें। इस पोस्ट के बाद अब कई सवाल खड़े हो रहे हैं। मौत की अफवाहों के बीच 3 वीडियोस के बाद अब इस्राएली पीएम हाउस की ओर से नेतन्याहू की एक तस्वीर भी जारी की गई है, जिसमें कैप्शन लिखा है कि नेतन्याहू अपने अधिकारियों को ईरान के बड़े बड़े नेताओं को मार गिराने का आदेश दे रहे हैं। हालांकि जब हमारी टीम सत्य हिंदी ने नेतन्याहू की नई तस्वीर की जांच की तो एआई चैटबॉट ग्रॉक से पता चला कि ये तस्वीर भी पिछले वीडियोस की तरह एआई जनरेटेड ही है। ग्रॉक के मुताबिक नेतन्याहू और बाकी अधिकारियों के चेहरे के हाव भाव असली नहीं लगते। जिस हाथ से नेतन्याहू ने फोन पकड़ा हुआ है उस हाथ की उंगलियां कुछ अजीब दिखाई पड़ रही हैं। जहां जितने भी अक्षर लिखे हैं वो साफ नहीं बल्कि धुंधले दिख रहे हैं। क्रॉस वोटिंग पर कांग्रेस का एक्शन। ओडिशा के 3 एमएलए पार्टी से बाहर।
ओडिशा में राज्यसभा चुनाव के बाद कांग्रेस ने बड़ा एक्शन लेते हुए अपने 3 विधायकों को पार्टी से निकाल दिया है। इनमें सोफिया फिरदौस, रमेश जेना और दशरथ गमांगो शामिल हैं। इन पर आरोप है कि इन्होंने पार्टी व्हिप के खिलाफ जाकर बीजेपी समर्थित उम्मीदवार को वोट दिया। कांग्रेस का कहना है कि ये पार्टी के साथ विश्वासघात है। बताया जा रहा है कि इसी क्रॉस वोटिंग की वजह से बीजेपी को चुनाव में बढ़त मिली। सोफिया फिरदौस ने पहले ही पार्टी के फैसले पर सवाल उठाए थे और कहा था कि उम्मीदवार को लेकर विधायकों से राय नहीं ली गई। ओडिशा में इस घटनाक्रम के बाद सियासी माहौल काफी गर्म हो गया है। जेल से रिहा होकर क्या बोले सोनम वांगचुक, कोर्ट के फैसले से नई दिशा मिलने की जताई उम्मीद। जेल से रिहा होने के बाद लद्दाख के क्लाइमेट एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक ने कहा कि उन्हें अपनी आवाज़ वापस मिलने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन वे सिर्फ अपनी जीत से खुश नहीं हैं। उनका कहना है कि वे हमेशा विन विन चाहते थे, यानी ऐसी जीत जिसमें लद्दाख, हिमालय और उनके मुद्दों को भी फायदा हो। उन्होंने कहा कि सरकार ने अब बातचीत के लिए हाथ बढ़ाया है, जो एक अच्छा संकेत है। इससे लद्दाख और उनके मुद्दों दोनों को फायदा होगा। वांगचुक ने उम्मीद जताई कि अगर कोर्ट भी इस मामले में फैसला देता है तो भविष्य में सरकारों को ये समझने में मदद मिलेगी कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट जैसे कानूनों का सही इस्तेमाल कैसे करना चाहिए। सरकार ने मानी एलपीजी की किल्लत, किया अलर्ट। कमर्शियल यूजर्स को पीएनजी अपनाने की दी सलाह। देश में एलपीजी की कमी की आशंका के बीच सरकार ने खुद मान लिया है कि देश में एलपीजी की भारी किल्लत हो रही है। सरकार ने लोगों से गैस का समझदारी से इस्तेमाल करने की अपील की है। पेट्रोलियम मंत्रालय की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा, घरेलू पीएनजी और सीएनजी की सप्लाई फिलहाल पूरी तरह मिल रही है, जबकि कमर्शियल एलपीजी सप्लाई धीरे धीरे बहाल हो रही है। सरकार चाहती है कि होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग जैसे कमर्शियल यूजर्स एलपीजी की जगह पीएनजी अपनाएं, ताकि घरेलू गैस पर दबाव कम हो सके। इसके लिए पीएनजी कनेक्शन आसान किए जा रहे हैं और कंपनियां ऑफर भी दे रही हैं। सरकार ने राज्यों से कहा है कि पाइपलाइन प्रोजेक्ट्स को मंजूरी तेजी से दें, ताकि पीएनजी का नेटवर्क जल्दी से बढ़ सके और गैस की समस्या से बचा जा सके। भवानीपुर में ममता वर्सेस सुवेंदु, लिस्ट जारी। ममता ने चुनाव आयोग पर साधा निशाना। तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 2026 के विधानसभा चुनाव में कोलकाता की भवानीपुर सीट से चुनाव लड़ेंगी। यहां उनका मुकाबला उनके पूर्व सहयोगी और अब बीजेपी नेता सुवेंदु अधिकारी से होगा। जब उनसे पूछा गया कि सुवेंदु अधिकारी से उन्हें कितनी चुनौती मिलेगी, तो ममता ने कहा कि हम भवानीपुर से सबसे ज्यादा वोटों से जीतेंगे। मंगलवार को टीएमसी ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट भी जारी कर दी है। ममता ने बताया कि पार्टी राज्य की 294 में से 291 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। बाकी 3 सीटें दार्जिलिंग क्षेत्र में सहयोगी भारतीय गोरखा प्रजातांत्रिक मोर्चा लड़ेगी, जिसका नेतृत्व अनित थापा करते हैं। ममता बनर्जी ने भरोसा जताया कि उनकी पार्टी 2026 के चुनाव में बहुमत के साथ फिर से सत्ता में लौटेगी। उन्होंने कहा कि टीएमसी 226 से ज्यादा सीटें जीतेगी। ममता ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि चुनाव आयोग बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार शुरू कर दे। सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री कहकर बुलाया गया। चौधरी के सीएम बनने की अटकलें तेज। बिहार के भागलपुर जिले के जगदीशपुर प्रखंड में आयोजित समृद्धि यात्रा की जन संवाद रैली में बिहार के सीएम नीतीश कुमार और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी दोनों पहुंचे थे। हैरानी तो तब हुई जब नीतीश की मौजूदगी में मंच संचालक ने सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री कहकर बुलाया। संचालक ने चौधरी को संबोधन के लिए बुलाते हुए कहा कि जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत कीजिए। हालांकि ऐसा लगा जैसे सम्राट चौधरी ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। सम्राट चौधरी ने माइक संभाला और अपना भाषण देना शुरू कर दिया, लेकिन लोग इसे बिहार के नए मुख्यमंत्री की अनौपचारिक घोषणा से जोड़कर देख रहे हैं। कोर्ट ने अर्नब गोस्वामी को जारी किया समन। कांग्रेस का तुर्की ऑफिस वाले बयान पर विवाद। 19 मई को होगी अगली सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने मंगलवार को कांग्रेस के मानहानि केस में अर्नब गोस्वामी को समन जारी किया है। ये मामला उनके उस बयान से जुड़ा हुआ है जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस का ऑफिस तुर्की में है। बार एंड बेंच के मुताबिक जस्टिस मिनी पुष्करना ने फिलहाल किसी तरह की अंतरिम रोक लगाने से इनकार कर दिया है और कहा है कि सिर्फ समन जारी किया जा रहा है क्योंकि मामला मई 2025 के प्रसारण से जुड़ा है। कोर्ट ने सभी पक्षों को नोटिस भेजने और 4 हफ्तों में जवाब दाखिल करने का आदेश दे दिया है। ये दावा उस समय किया गया था जब भारत पाक तनाव के दौरान तुर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था। अब इस केस की अगली सुनवाई 19 मई को होगी। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सत्य हिंदी।